हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज हम मिल रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। हमारा चैप्टर 2 ह्यूमन राइट्स जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, आज हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होने वाला है क्योंकि इसका एक लास्ट टॉपिक हमारा बाकी रह गया था जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला राइट। इसे हम कंप्लीट करेंगे। उसी के साथ साथ आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब बता दूं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होता क्या है। देखो बच्चों, कभी भी आपको अपने देश में जो है ना फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, आपके बेसिक राइट्स मिले हैं, अगर आपके इन राइट्स का कोई वायलेट करता है, आपके इन राइट्स को कोई वायलेट करता है, आपसे कोई आपका अधिकार छीनने की कोशिश करता है, तो आपको पूरा हक देता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन कि आप लीगली जाकर उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अचानक आधी रात आकर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है ना, बिना किसी रीज़न के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आप जाकर कोर्ट में सवाल कर सकते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग्स चले आ रही है क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो कोर्ट आप मुझे इस बात का जवाब देंगे। तो ये होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, Now, Constitution of India provides right to constitutional remedies in Article 32। तो Article 32 के तहत हमको constitutional remedies का right जो है वो बच्चों मिला है। The right empowers the citizens to move a court of law in case of any denial of the fundamental rights। अगर आपके fundamental rights को denial किया जाता है या violate किया जाता है तो आपको पूरा अधिकार है, आप court of law को approach कर सकते हैं। For instance, in case of imprisonment, citizen can ask the court to see if it is according to the provisions of the law of the country। यानी कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, जेल में डाला जाता है, तो आप कोर्ट को पूछ सकते हैं क्या लॉ के हिसाब से सारी कानूनी कार्रवाई जो है वो सही तरीके से की गई है या नहीं की गई है। If the court finds that it is not, the person will have to be freed। अगर कोर्ट ने इंक्वायरी बिठाई, पता लगा कि नहीं ये जो कानूनी कार्रवाई है वो सही तरीके से नहीं हुई है, तो अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, जेलों सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, तो उसको रिलीज करना कानूनी क्या होता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। Okay, next it says that if the court finds that it is not, the person will have to be freed। The state is forbidden from making any law that may conflict with the fundamental rights। और किसी भी ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स को, किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट या डिनाई नहीं किया जा सकता है, ऐसा हमारा कोर्ट बोलता है। This procedure of asking the courts to preserve or safeguard the citizens' fundamental rights can be done in various ways। अब ये जो प्रोसीजर है कि हम अपने अधिकार के लिए कैसे कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कौन से मामलातों में अप्रोच कर सकते हैं, कौन से केसेस में अप्रोच कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। Okay, fundamental rights are the rights that grant individuals equality in every aspect irrespective। fundamental rights क्या होते हैं, जो हमारे बेसिक राइट्स है जो हमको मिलने ही चाहिए। ये हक हमसे कोई भी किसी भी बेसिस पर नहीं छीन सकता, ना हमारे एज के बेसिस पर, ना हमारे जेंडर के बेसिस पर, ना हमारे कास्ट के बेसिस पर, ना हमारे कलर के बेसिस पर, ना हमारे रिलीजन के बेसिस पर। इनमें से किसी भी बेसिस के ऊपर हमारा फंडामेंटल राइट्स हमसे नहीं छीना जा सकता है। These rights are mentioned under Article 12 to 35 of the Indian Constitution। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं। There are predefined punishments in case of violation of these rights upon the discretion of the judiciary। यानी कानूनी तौर पर अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स को किसी ने क्या किया है, वायलेट किया है, तो कोर्ट ऑफ लॉ पूरा अधिकार रखती है कि ऐसे जुडिशियल सिस्टम के तहत ऐसे कानूनी कार्रवाई करके हम क्या कर सकते हैं, हम उनके ऊपर जो अथॉरिटीज़ होगी उनके ऊपर हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस काइंड्स ऑफ रिट्स। अब कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, रिट्स जो है वो इशू कर सकती है। अब रिट्स क्या होती है, रिटन ऑर्डर्स होते हैं जो कि इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्यों किया जाता है, टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम अ वायलेशन। किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है तो रिटन ऑर्डर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है ताकि उस सिटीजन को उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत जो है वो इंसाफ मिले। फैक्ट्स अबाउट रिट्स इन इंडिया। अब अगर हम फैक्ट्स देखें, रिट्स जो कि इंडिया में है, रिटर्न ऑर्डर्स इशू किया जाता है, यहाँ पर दिया है आर्टिकल 32 ऑल्सो एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अथराइज एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स। अब अगर आर्टिकल 32 हमारे पास है तो उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट में ये अधिकार दिया जाता है कि कोई भी कोर्ट होगी ना वो रिट्स इशू कर सकती है। रिट्स यानी कि रिटर्न ऑर्डर्स जो है वो इशू कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देने के लिए।
बिफोर 1950, अब 1950 के पहले जो है सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, इन तीनों के पास ही पावर था क्या करने का, रिट्स को इशू करने का। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत अब कोई भी कोर्ट जो है वो रिटर्न इश्यूज ऑर्डर कर सकती है। आर्टिकल 226 एम्पावर्स ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया टू इशू द रिट्स। अब इसी के साथ साथ आर्टिकल 226 आया जिसने सारे हाई कोर्ट्स को अलाउ किया है रिट्स इशू करने के लिए, यानी रिटर्न ऑर्डर्स इशू करने। रिट्स ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ वे दे आर नोन एज प्रेरोगेटिव रिट्स, यानी कि ये जो रिट्स ऑफ इंडिया, जो रिटर्न ऑर्डर्स इंडिया में आए हैं, बनकर कहाँ से बोरो किए गए हैं, कहाँ से डिराइव किए गए हैं, इंग्लिश लॉ से डिराइव किए गए हैं, जहाँ पर एक टर्म यूज होता है जिसको बोला जाता है प्रेरोगेटिव रिट्स, यानी कि प्रेरोगेटिव रिटर्न ऑर्डर्स। अब जो हम देखेंगे हमारे पास रिट्स है जिसके तहत हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है। तो वो यहाँ पर दिया गया है हेबियस कॉर्पस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस एंड को वारंटो। ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि अगर आंसर आता है तो आपको पांचों के पांचों का मतलब भी यहाँ पर सही से लिखना होगा। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों इस चीज़ को आज के दौर में समझने के लिए, क्योंकि आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो तो आपको कानून पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट के तहत या कौन सा कानून है मेरी इस बुरे वक्त में मेरी मदद कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ सिर्फ रट्टा मारकर एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई मत करो, उसको सही तरीके से समझकर अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि कानून जो है अगर आप वो अच्छे से जानते हो तो कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द वेरी फर्स्ट रिट। हेबियस कॉर्पस जो है वो एक ऐसा रिटर्न ऑर्डर इशू किया जाता है व्हेनेवर वी वांट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। अनलॉफुल डिटेंशन यानी कि कैद कर लिया गया, आपको गैर कानूनी तरीके से आपको क्या कर दिया गया, सलाखों के पीछे डाल दिया गया, कैद कर लिया गया। तो हेबियस कॉर्पस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक रिटर्न ऑर्डर इशू किया जाता है जहां पर कोर्ट बोलती है पब्लिक ऑफिशियल को कि जिसको भी आपने गिरफ्तार किया है उसको कोर्ट के सामने आप क्या करेंगे, पेश करेंगे और सही सही रीजंस भी आप बताएंगे गिरफ्तार करने के लिए। आई रिपीट, हेबियस कॉर्पस के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने जिस किसी भी गुनहगार को या बेगुनाह को अरेस्ट किया है आपको उसको कोर्ट के सामने लेकर आना है और सही सही रीजंस, वैलिड रीजंस आपको देने हैं कि आपने उस इंसान को गिरफ्तार क्यों किया है, क्योंकि हम ऐसे ही उठाकर किसी को भी पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते। अगर हमने अरेस्ट किया है तो हमको उसका रीज़न कोर्ट के सामने देना होता है। However, this writ cannot be issued in case the proceeding is for contempt of a legislature or a court. लेकिन ये रिटर्न ऑर्डर्स इशू नहीं किए जा सकते हैं अगर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हक में बोला गया होगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपने ऐसा कुछ किया है जहाँ पर आपने कानून तोड़ा है तो कानून तोड़ने पर आपको कभी उसका वैलिड रीज़न नहीं मांगा जाएगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया है। भैया कानून तोड़ा है तो आपको अरेस्ट होना ही है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सर्टियोररी। सर्टियोररी ये एक ऐसा रिटर्न ऑर्डर इशू किया जाता है, किसको इशू किया जाता है, ये रिटर्न ऑर्डर इशू किया जाता है लोअर कोर्ट को। क्यों किया जाता है, डायरेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ अ केस फॉर रिव्यू। एक केस है उसको आपको रिव्यू करना है, वापस से चेक करना है, यूजुअली टू ओवर रूल द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। आपकी लोअर कोर्ट ने जो भी जजमेंट पास की है, जो भी फैसला लिया गया है, एक बार अपने फैसले को वापस से रिव्यू करो, वापस से उस फैसले के ऊपर सोचा जाए। The Supreme Court issues the writ of certiorari in case the decision passed by lower court is challenged by the party। अब सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कब इशू करती है तुम्हारा सर्टियोररी का, अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कोर्ट ने एक फ़ैसला सुना दिया है और मैं वो विक्टिम हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो मैंने क्या किया, कोर्ट को चैलेंज किया। क्या किया, कोर्ट को चैलेंज किया कि आपका दिया हुआ फ़ैसला मुझे मंजूर नहीं है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर से क्या करेगा, वो बोलेगा कि आपने जो भी ऑर्डर इशू किए हैं उसको वापस से रिव्यू किया जाए।
It is issued in case the higher court finds it a matter of over jurisdiction और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है ये चीज़ मेरे जुरिडिक्शन में आती है या नहीं आती है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी अगर आपके अधिकार के अंदर ये चीज़ें आती है तो आपको वापस से क्या करना है, चेक करना ही है। किसको चेक करना है? लोअर कोर्ट को, जिसने फैसला सुनाया है। ये होता है हमारा सर्टियोरारी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन एक ऐसा रिटन ऑर्डर इशू किया जाता है हायर कोर्ट की तरफ से, किसको? लोअर कोर्ट को, टू एनफोर्स इनएक्टिविटी इन द जुरिस्डिक्शन। इट हैपेंस ओनली इन केस द हायर कोर्ट इज ऑफ द डिस्क्रिशन दैट द केस फॉल्स आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट। अच्छा, ये कभी इशू किया जाता है जब ये जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, किसके? लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को क्या बोलती है? अपने डिसीजन को वापस से तुम देखो, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में ये फॉल नहीं करता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज बच्चों क्या होगी? क्वाजी जुडिशियल बेसिकली ऐसी अथॉरिटीज होती है या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कोर्ट के जैसा ही प्रोसीडिंग्स करती है, कोर्ट के जैसा ही काम करती है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट नहीं काम कर रही है। क्वाजी जुडिशियल सिमिलर अथॉरिटीज़ होती है इनके हाथ में जब फैसले लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, ओके, फॉर एन एग्जांपल इनकम टैक्स अपीलिएट, रेलवे क्लेम्स अपीलिएट। अब ऐसा कोई फैसला जो इनकम टैक्स से रिलेटेड होगा या रेलवे क्लेम से रिलेटेड होगा, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे फैसले जो है वो इन्हीं के अंदर लिए गए हैं, तो यही लोग उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। हाँ, मामला ज़्यादा बढ़ता है तो देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा कि वो केस जो है वो हायर कोर्ट देखता है कि डिस्क्रिशन दैट द केस फॉल्स आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट के अधिकारों के अंदर, सीमाओं के अंदर आता है या उसके बाहर आता है, ये चेक करेगी। और क्वाजी जुडिशियल में हमको पता है कोर्ट के जैसे ही आपकी इनकम टैक्स अपीलिएट काम करती है, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल काम करती है। यहाँ पर अपीलिएट नहीं आएगा, यहाँ आएगा ट्रिब्यूनल। ओके, तो ट्रिब्यूनल जो है वो यहाँ पर काम करती है, तो यही क्या किया जाता है, यहाँ पर देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मैंडेमस। मैंडेमस एक ऐसा रिटर्न ऑर्डर इशू किया जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट को या फिर एक ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन और अदर इंस्टीट्यूशंस कमांडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन एक्ट्स और ड्यूटीज। ओके, मैंडेमस में क्या होता है बच्चों? बेसिकली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिसर के अगेंस्ट ये रिटर्न ऑर्डर इशू किया गया है, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट इशू किया गया है। ओके, क्यों किया जाता है ये किसी ऑफिसर के अगेंस्ट या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट? फॉर एग्जांपल अगर एक केस चल रहा है जिस केस के अंदर जो उस कोर्ट का जज है उसका पर्सनल रिलेशन है उस केस के साथ में, तो ऐसे वक्त पर आप क्या कर सकते हैं? मैंडेमस यानी कि रिटर्न ऑर्डर्स जो है वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अप्लाई कर सकते हैं कि जज तो ऑलरेडी रिश्तेदार है, तो डेफिनेटली वो उन्हीं के फेवर में क्या करेगा, अपना फैसला सुनाएगा। तो आप अप्लाई करोगे और बोलोगे कि हमको ये जज जो है वो नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिश्तेदार लगता है किसका, जो भी विक्टिम है, जिसके भी अगेंस्ट केस दर्ज किया गया है। तो मैंडेमस के तहत आप क्या कर सकते हैं? आप ऑर्डर करवा कर उस जज को वहां से बाहर निकलवा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय मैंडेमस। Unlike habeas corpus, mandamus cannot be issued against a private individual. आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट यहाँ पर बात कर सकते हैं, या तो फिर अदर इंस्टीट्यूशन कमांडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन एक्ट्स और ड्यूटीज। किसी एक्ट या किसी ड्यूटी के तहत विच इज विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जुडिशियरी सिस्टम, आप मैंडेमस के लिए अप्लाई करते हैं। The writ of mandamus can be used to order the completion of a task or in other cases it may require an activity to be ceased. अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि बिना किसी दखल अंदाजी के हमारा काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, तो हम नहीं चाहते वो जज जो रिश्तेदार लगता है उन लोगों का उसको वहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए। So that is what we mean by mandamus. Okay, next that we have is quo warranto. Sorry. When we talk about quo warranto, हमको एक चीज़ याद रखना है, by what authority
अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी, हम सीधे सीधे बोले तो किस हक से आपने बोला है या किस हक से आपने इस काम को किया है। हम कई बार अपने रिश्तेदारों को भी गुस्से में पूछ लेते हैं ना, जब हमारा रिजल्ट पूछते हैं घर पे आकर, तो आपको मन तो यही करता है कि यही सवाल करें हम, किस हक से आप पूछ रहे हैं। फूफा लगते हो फूफा लगो, बुआ लगते हो बुआ वाली रिश्तेदारी निभाओ, ये सारे सवाल मत पूछो। लेकिन को वारंटों में ऐसा नहीं होता है, हम जो बोलते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी यानी किस हक से। ओके, पहले हम पढ़ लेते हैं। को वारंट इज इशूड अगेंस्ट अ पर्सन हु क्लेम्स और असर्ट्स अ पब्लिक ऑफिस, यानी कि पब्लिक ऑफिसर होता है ये। तो दिस रिट द कोर्ट इंक्वायरीज बाय व्हाट अथॉरिटी द पर्सन सपोर्ट्स हिज और हर क्लेम, जो भी क्लेम उसने किया है किस अधिकार से ये उसने क्लेम किया है। Though this writ, through this writ, the court inquires into the legality of a claim of a person to a public office. This writ prevents the illegal assumption of a public office by an individual. For example, इसको हम लोग एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। एक ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिस में एक वैकेंसी आई, उस वैकेंसी के लिए एक 62 ईयर ओल्ड आदमी ने अप्लाई किया और उसको जॉब मिल गई, अपॉइंटमेंट मिल गया उसको, ठीक है। अब देखा जाए तो 60 साल जो होता है ये हमारी रिटायरमेंट एज होती है, बराबर, रिटायरमेंट एज। अगर 60 साल में रिटायरमेंट मिलता है तो 62 इयर्स की एज है आपकी, किस हक से आपने पब्लिक ऑफिस को ज्वाइन किया, right? That is what we mean by this entire term quo warranto. I hope we are clear what exactly do we mean by this. Example अगर दे देती ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आता है। Okay, next. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स कब सस्पेंड हो सकते हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं जब नेशनल इमरजेंसी आती है हमारी कंट्री में तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड होते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो कि आती है आर्टिकल 352 के अंदर मेंशन की गई है। नेक्स्ट, द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 के अंदर जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो सस्पेंड किए जाते हैं, या तो नेशनल इमरजेंसी के बेसिस पर, या तो फिर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन विच इज स्टेटेड अंडर आर्टिकल 358। तो आर्टिकल 358 में बताया गया है। 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी बताता है, या तो फिर कंट्री में वॉर चल रहा होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा है, या फिर नेशनल इमरजेंसी है, या तो फिर आर्टिकल 358 के अंदर जो कुछ भी मेंशन किया है, ऐसी कोई सिचुएशन आने पर हम क्या करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। Article 359 has the clause for suspension of other rights. In that case, a separate notification has to be issued by the president. अब हमारे जो rights जो होते हैं जिसको suspend किया जाता है तो उसके लिए एक notification जो है वो that has to be issued by president. The rights mentioned under Article 20 and 21 can never be suspended. जो आर्टिकल 20 और 21 के अंदर हमारे अधिकार दिए गए हैं उसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन नॉट अफेक्ट दी फंडामेंटल राइट्स। सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी जब होती है हमारे कंट्री में तो ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है बच्चों। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो चैप्टर 2 है ह्यूमन राइट्स वो कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। काफ़ी टाइम हो गया है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स भी देखा है। जिन्होंने पहले हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं बच्चों, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए एक बार चेक कर लीजिए, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कर लीजिए, फिर वापस आ जाइएगा। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो इसी सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला है ह्यूमन राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ। ये हमने कई बार पढ़ा है और मैंने आपको बोला भी है लेक्चर्स के दौरान कि बच्चों ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डेफिनेटली आएगा। तो ह्यूमन राइट्स जो है कहाँ से डिराइव किया गया है, नेचुरल राइट्स से नेचुरल लॉ से डिराइव किया गया है। ह्यूमन राइट्स इन अ मोर स्पेसिफाइड एंड वेल डिफाइंड मैनर came with the signing of
मैग्ना कार्टा, केम विद द साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा, एक एग्रीमेंट है जो साइन किया गया था, तो उसके बाद ही हमको हम सबके मानव अधिकार जो है वो मिले हैं। UDHR कंसिस्ट ऑफ अ प्रियम्बल एंड डैश आर्टिकल्स हाईलाइटिंग ह्यूमन राइट्स। तो कितने आर्टिकल्स दिए गए हैं? 30 आर्टिकल्स दिए गए हैं, 30 आर्टिकल्स हाईलाइटिंग ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम एंटाइटल्ड टू एवरीवन इन दी वर्ल्ड। डैश राइट्स एम एट पर्सनल गुड ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज दैट ऑफ कम्युनिटी, यानी कि इंडिविजुअली भी आपका अच्छा हो और पूरी कम्युनिटी का भी अच्छा हो, तो वो आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के तहत। Article 15 of the Constitution provides for dash equality and equal access to public areas. आर्टिकल 15 जो है वो हमको सोशली यानी सोसाइटी में इक्वल एक्सेस देता है, यानी आप अगर किसी गार्डन में चले गए, आप अगर किसी पब्लिक प्लेस पर चले गए, तो कोई आपको रोक नहीं सकता कि आपकी कम्युनिटी, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन अलग है, आप नहीं आ सकते। हमको अधिकार दिया है, हमारे आर्टिकल 15 ने हमको बोला है तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के लिए मैंने आपको क्लियर शब्दों में कहा था, आर्टिकल 17 को याद रखना, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के लिए है, जिसने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया है। आर्टिकल 21A हैज़ मेड डैश एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। तो प्राइमरी एजुकेशन को क्या कर दिया है? फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। किसमें? फंडामेंटल राइट्स में। प्राइमरी एजुकेशन जो हमारी एलिमेंट्री स्कूलिंग होती है, इनिशियल ईयर्स होते हैं हमारे, उसको कंपलसरी कर दिया गया है। Objective of right to freedom of religion is sustained to the principle of freedom of religion। जो रिलीजन चाहो फॉलो कर सकते हो, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, तो वो है सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज टू सस्टेन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी हमारे कंट्री में सर्वधर्म एक समान माना जाता है, तो सेक्युलरिज्म होता है, तो आपको फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का। Human rights are those conditions of dash life without which no man can seek in general to be himself at his best. The human rights are those conditions of dash life, यानी कि कौन सी लाइफ है जहाँ पर no man can seek in general to be himself at his best। आप अपने आप को बेस्ट नहीं बोल सकते हो, अकेले रहकर आपको सोसाइटी में लोगों की ज़रूरत है। दैट इज़ द रीज़न आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि सोशल लाइफ होना बहुत ही ज़रूरी है। सॉरी, ह्यूमन राइट्स हैव डैश एप्लीकेशन। तो ह्यूमन राइट्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स जो है वो एप्लीकेबल है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में इंसान नहीं रहते, दुनिया भर में रहते हैं, तो पूरी दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स आर एप्लीकेबल। देन इट सेज डैश लॉ कैन बी ट्रेस टू द थॉट्स ऑफ सोफोकल्स एंड एरिस्टोटल। तो बेसिकली यहाँ पर नेचुरल लॉ है दैट कैन बी ट्रेस टू द थॉट्स ऑफ सोफोकल्स एंड एरिस्टोटल। The national rights theory first germinated in dash theory of ethics as the basis for politics. So Hobbes is the correct answer. The dash are defined as dash are defined as basic human freedom which every Indian citizen has the right to enjoy for a proper and harmonious development of personality. So basic fundamental rights has to be there, क्योंकि ये हमारे basic human freedom है जो होना ज़रूरी है। Dash has made primary education as a fundamental right। तो right to education is the correct answer, जिसने हमको primary education जो है वो compulsory कर दिया है और हमारे fundamental rights में include है। Sorry. Dash empowers the citizens to move a court of law in case of any denial of the fundamental rights। जैसे हमने अभी अभी देखा था पिछले लेक्चर में, right to कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमको क्या बोलता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को डिनाई किया गया है, वायलेट किया गया है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो सीख कर सकते हैं। Abolition of dash provided under Article 17 of the Indian Constitution, which is very much common, we know that very well। Article 17 को याद रखना है, अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अबॉलिश किया गया था। Okay, with this we have completed the objective questions. Let us start with the true or false। Okay, the very first one says the basic human rights help not only in protection but also prevention of gross violations of human dignity। तो बेसिक ह्यूमन राइट्स हमको बचाता है, किन चीज़ों से बचाता है? प्रोटेक्ट करता है और हमारे ग्रॉस वायलेशंस यानी कि ह्यूमन डिग्निटी, हमारी इंसान को ही नहीं इंसानियत को भी और उसकी इज्जत को भी बचाता है, तो विच इज़ कम्प्लीटली ट्रू। Next it says that human rights are the maximum rights which every individual must have against the state of public authority। Against the state of public authority is false। Maximum rights which every individual must have, लेकिन against नहीं होना चाहिए। Upanishads and Gita talk of a man as a unit of existence। False। Grotius defined natural law as a dictate of right reason।
नेचुरल लॉ को बोला गया है डिक्टेट ऑफ राइट रीजन, यानी कि सही माना जाता है, ट्रू। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ऑल्सो इंक्लूड डिफेमेशन, डिफेमेशन नहीं होगा, डिफेमेशन मतलब नाम खराब करना, इमेज खराब करना, बिल्कुल भी नहीं, तो दैट इज फॉल्स। Right to life does not include the right to die and hence suicide or an attempt to commit suicide is an offense. राइट टू लाइफ यानी कि हमको ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला है, तो हम सोचते हैं हम मर भी जाए, अपने आप को कुछ कर भी ले, तो किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कानूनी तौर पर जो है वो आप क्या करते हैं, गलत करते हैं। सो डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, तो ये क्योंकि दिया हुआ है डज नॉट इंक्लूड, इसीलिए ये आंसर सही है। Right against exploitation provides for abolition of traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labor. यानी कि यहाँ पर right against exploitation, no one can exploit your right, ज़बरदस्ती आपसे हाथ पैर तोड़वा कर भीख मंगवाना, human trafficking, forced labor, मजदूरी करवाना नहीं करवा सकते, तो here it is true. All minorities, religious or linguistic can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. अपने अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए जितने भी हमारे कंट्री में माइनॉरिटीज़ है उनको अधिकार दिया गया है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप सेटअप कर सकते हैं, तो द आंसर इज ट्रू। ह्यूमन राइट्स आर डेराइव फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ। यस, ह्यूमन राइट्स को कौन से प्रिंसिपल से लिया गया है, नेचुरल लॉ से, दैट इज ट्रू। ह्यूमन राइट्स केम विद द साइनिंग ऑफ UDHR विच इज फॉल्स। ह्यूमन राइट्स जो है वो UDHR के साइन होने से नहीं आया है, मैग्ना कार्टा की वजह से आया है। जॉन लॉक वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ विच इज फॉल्स। ओके, द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इट सेज दैट इट डज नॉट मेंशन अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। रॉन्ग, इनको इंक्लूड किया जाता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया है, तभी तो उनको बोला है अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, सो दिस इज फॉल्स। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। यस, फंडामेंटल राइट्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ हम पर एनफोर्स किया जाता है, तो द आंसर इज ट्रू। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं हमको, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप किसी की इमेज जो है वो डिफेम नहीं कर सकते, किसी का नाम खराब नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार आपको नहीं मिलता है। द फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ अ कंट्री इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया, आपको कहीं भी रहना है, कहीं भी रहो, कहीं भी सेटल होना है, कहीं भी सेटल हो जाओ, हमारे कंट्री के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में आपको मना नहीं किया गया है। सो इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या ये राइट पूरे दुनिया भर में सबको मिला है? नहीं, हम सिर्फ अपने कंट्री के सिटीजन्स को देंगे राइट, तो इसीलिए फॉल्स। The fundamental rights are absolute. It is not at all absolute. It is false. Article 17 of the Constitution abolishes the practice of untouchability. तो ये तो आग बंद करके लिख देना है हमको, ट्रू। Untouchability और Article 17 दोनों को याद रखो। Human rights have universal application, which is again a true statement. So that is how we have completed our chapter 2. Along with that we have also completed the objective questions as well. इसके बाद हम आपको मिलेंगे बच्चों हमारे चैप्टर 3 में। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर देख लीजिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।